हेलो दोस्तों, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास प्रेजेंट टाइम में बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन उस बिजनेस आइडिया को लागू करने के लिए आपके पास पेमेंट नहीं है। आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसे नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप अपने ब्रेन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही? पैसे की मार से आप रुके हुए हो। यानी कि अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसा नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो और आप बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आपकी आइडिया में दम है, तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने है, तो ये जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट टाइम में सुनील मित्तल सक्सेस स्टोरी। सुनील मित्तल बिजनेस केस स्टडी एक इस प्रकार की केस स्टडी है जहां पर इन्होंने बिना पैसे के अरबों खरबों की कंपनी एयरटेल खरीद कर दी। आपने एयरटेल का आज की डेट में नाम सुना होगा और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और पुरानी कंपनी आज की डेट में है वो एयरटेल है। तो एयरटेल के कंपनी के जो ऑनर हैं सुनील मित्तल जी, उन्होंने किस तरीके से जो है एयरटेल की स्थापना की और उनके मार्ग में क्या क्या कठिनाई आई और किस तरीके से उन्होंने फंडिंग का अरेंजमेंट किया, किस तरीके से लोगों से मिले और कैसे उन्होंने किन किन लोगों को कन्वेंस किया और क्या क्या काम किया, छोटे से बड़े लेवल तक पूरी जानकारी मैं आपके सामने जो है पेश करूंगा। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। सो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपके लिए जो सबसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया या फिर बिजनेस केस स्टडी या फिर आप बिजनेस मॉडल ले लीजिए, किसी भी तरीके से सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो बिजनेस से संबंधित आपके पास आ सके, क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है और यहां पर सिर्फ बिजनेस और अर्निंग संबंधित ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, हर किसी के पास इसे शेयर कर देना जो हिंदी समझता है, ताकि इंडिया को थोड़ा सा इंप्रूव करने में मेरे भी हेल्प हो सके और थोड़ी सी आपकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि हो सकता है कोई आदमी इस स्टोरी को सुनकर मोटिवेट हो जाए और अपने आप को इंप्रूव कर जाए, है ना। तो कहा नहीं जा सकता, किसी के घर में सुनील मित्तल जैसा आदमी प्रकट हो सकता है। सुनील मित्तल के जो पेरेंट्स थे वो एक प्रकार के पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी सुनील मित्तल जी बिजनेसमैन कैसे बन गए? आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि आपके दिमाग में एक कीड़ा होता है, वो आपको बिजनेसमैन बना दे या आपको पॉलिटिशियन बना दे या आपको जो है भिखारी बना दे या आपको जो है रंग कर अमीर बना दे, कुछ भी करवा सकता है, किसी के फील्ड में ले जा सकता है, बस उस कीड़े को आपको पहचानना होगा। और सुनील मित्तल जी जो थे, इन्होंने उस कीड़े को पहचान लिया। इन्होंने सोचा कि बिजनेस करने से अच्छा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिशियन बनने से अच्छा ये है कि 5 साल की लड़ाई लड़ो, 5 साल बाद अगर जो है लोगों ने साथ नहीं दिया तो फिर से हम जमीन पे गिरेंगे और फिर उठेंगे। इससे अच्छा हम बिजनेसमैन बने, हमेशा के लिए अपना झंडा लेकर के घूमते रहें। तो इनकी सोच यही थी कि हम लंबा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और सही ढंग से सोचेंगे, ताकि मैं अपना झंडा गाड़ सकूं, मार्केट में अपना नाम रोशन कर सकूं, लोग हमें जान सकें। और आज की डेट में हर बच्चा आदमी जो है एयरटेल को जानता है और एयरटेल की किस तरीके से स्थापना हुई वो मैं बताऊंगा। तो यहां पर मैं 10 सिस्टम पे 10 पार्ट्स में इसे डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट आता है सुनील मित्तल स्टार्टिंग स्टोरी, फिर सेकंड पार्ट में आता है सपनों की शुरुआत, ड्रीम स्टार्टिंग, फिर थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको जनरेटर बिजनेस, फिर उन्होंने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भारतीय फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की और फिर इन्होंने पुश बटन फोन बिजनेस स्टार्ट किया, फिर इन्होंने बिजनेस का विस्तार किया, फिर इन्होंने मोबाइल नेटवर्क लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया और उन्हें भारतीय सेलुलर लिमिटेड की स्थापना की तथा अंतर्राष्ट्रीय अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, अपने कंपटीटर से किस तरीके से लड़े। ये यहाँ पर 12 पॉइंट है जिनको मैं पूरी तरीके से डिस्कशन करूंगा। सो पूरे यहाँ वीडियो वॉच करना, अगर पूर्ण वीडियो वॉच नहीं करते हो तो आपको शायद कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सुनील मित्तल की। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में अपने पिताजी से 20,000 रुपये उधार लेकर के साइकिल के पार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। ये साइकिल के पार्ट्स लाते थे और दुकानों में सेल करते थे, जहां पर इनके बदले में कुछ % कमीशन मिलता था और बस उतना ही काम था इनका। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक बिजनेस नहीं चला, क्योंकि इस बिजनेस से
जो है इनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता था। ये मात्र 18 साल की इनकी एज थी और ये बात 1976 की है। सन 1976 में इनके 18 साल की एज में इन्होंने पहला बिजनेस अपना स्टार्टिंग किया जो साइकिल पार्ट का था। ये 20,000 रुपये के पार्ट लाते थे, फिर एक से दुकान दूसरे दुकान तीसरे दुकानों पर सप्लाई करते थे और वहाँ से जो प्रॉफिट आता था उसे जेब में रखते थे। आज की डेट में अपना युवा क्या करता है, वो सोचता है कि बैठे बैठे सुबह में काम करूं शाम तक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एक लेटेस्ट पॉलिटिशियन का बेटा ऐसा काम कर रहा था, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पर इन्होंने क्या किया, जब ये बिजनेस इनका नहीं चला, इनको समझ में नहीं आया, तो इस बिजनेस से इनको दो चीज़ें मिली। पहला मिला कि इनका नुकसान हुआ, दूसरा ये मिला कुछ इनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ जानकारी मिली, कुछ एक्सपीरियंस मिल गया। वो एक्सपीरियंस इनके नेक्स्ट बिजनेस में काम आया। नेक्स्ट बिजनेस इन्होंने 1980 में स्टार्ट किया। एक जापानी कंपनी थी सुजुकी, जिन्होंने क्या किया, एक जनरेटर बनाया था। उस जापानी कंपनी ने एक जनरेटर बनाया था और वह जनरेटर वो इंडिया में सेल करना चाहती थी, लेकिन उसको सही कोई अच्छा सा जो है आदमी नहीं मिल रहा था जिसके कंधों पे रख करके वो बंदूक चला सके। तब तक ये जो है इनको उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने उस जापानी कंपनी से हाथ मिलाया और कहा मैं आपका जनरेटर अपने इंडिया में सेल करूंगा। फिर इन्होंने जनरेटर वो ले लिया, लेकिन वो जो कंपनी थी उसका विजन था कि मैं जो जनरेटर बनाया हूँ ये जूस वाले की दुकान पे, समोसे वाले की दुकान पे, छोटे होटल्स पे, जो छोटे छोटे जो लोग हैं उनके पास जो है ये चीज़ रहेगी तो उनको इससे सुविधा होगी और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो जूस निकालता है, मशीन चलाएगा, ये वो दुनियादारी। लेकिन ये जो सोच थी वो जो जापानी कंपनी की, वो सोच ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। इनके जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा आदमी को प्रोडक्ट बेचना चाह रहे थे जिसके पास रोज का खर्चा निकालना मुश्किल था। फिर इन्होंने क्या किया, सुनील मित्तल जी ने अपने दिमाग का यूज किया। इन्होंने कहा क्यों ना हम एक बार ऑफिस वालों के पास ट्राई करते हैं, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इलेक्ट्रिक का पूरी तरीके से सप्लाई नहीं आती थी, बीच बीच में सप्लाई बाधित हो जाती थी, ब्रेक डाउन हो जाता, जिसकी वजह से छोटी छोटी कंपनियां थी, जो ऑफिसेस थे, जो वीआईपी सेंटर्स थे, जो भी एजेंसीज थी, उनके पास ये प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने उनसे अप्रोच किया, उनसे बात किया। जब उनसे बात करने के बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि असली जगह तो ये है इसको सेल करने की, और इन्होंने उस जगह पे अपना दिमाग का सही यूज किया और वहां से उसको इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। और वहां से जब बेचना स्टार्ट किया तो इनका वहां से जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। अब इनका प्रॉफिट वहां से थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने देखा यार इंडिया में, फिर इन्होंने अगला कदम क्या उठाया, वहाँ से प्रॉफिट तो आ रहा था, फिर इन्होंने देखा यार कुछ और करते हैं, चलो, मतलब ये रुके नहीं अभी तक। इनको यहाँ का, अपने यहाँ का यूथ क्या था, रुक जाता है यार, चलो यहाँ से अगर हमें 500 मिल रहे हैं चलो यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन ये वहाँ पर रुके नहीं, इन्होंने अगला कदम फिर बढ़ाया। अब अगला कदम इन्होंने कहाँ पर बढ़ाया, इन्होंने देखा कि यार इंडिया में जो प्रेजेंट टाइम में जो फोन होता है, यानी कि जो रोटरी था, यानी इस तरीके से बटन सर्कल में घुमा करके छोड़ना पड़ता था, फिर घुमा करके फिर छोड़ना पड़ता था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। और जो विदेशों में जो प्रेजेंट टाइम में जो था वहां पर पुश बटन था, यानी कि एक बार क्लिक करो। ताइवान में था पुश बटन था, वो एक बार क्लिक करो, मतलब उसको घुमाना नहीं पड़ता था, टाइम की बचत हो जाती थी। साथ ही साथ अगर रिडायल करना हो तो रिडायल का बटन था, वहां पर रिडायल भी कर सकते थे। मतलब ऐसा सिस्टम उन्होंने देखा तो कहा कि यार ये काम सही है। फिर इन्होंने क्या किया, पुश बटन को 1984 में इन्होंने पुश बटन का जो है बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पुश बटन वहां से मंगाया, फिर उसको देखा यानी कैसे बना हुआ है। इन्होंने वहां पर भी अपने दिमाग का उपयोग किया, अपने दिमाग से यहां पर इसको भी बिजनेस किया। इन्होंने उस पुश बटन को देखा कहां से बना हुआ। जब ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इन्होंने क्या किया कि आप हमें जो है ये सामान दो, मैं अपने इंडिया में बेचूंगा। इन्होंने ताइवान की कंपनी किंग टेल से पुश बटन जो है इंपोर्ट किया और फिर इन्होंने इंडिया में इसे बेचना स्टार्ट किया। जब इन्होंने देखा कि यार बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इसे असेंबल यहीं पर करना से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर लेबर कास्ट कम हो जाएगी, इंपोर्ट की सर्विस कम हो जाएगी। मतलब इन्होंने दिमाग अपने के कि जो वहाँ से सामान आता है इंपोर्ट होकर के आता तो यार यहाँ पर लेबर चार्ज, कास्टिंग, बिजली, जो भी खर्चे आएंगे वो अपने इंडिया में कम लगेंगे, तो हम यहाँ पर और भी सस्ता लोगों को प्रोडक्ट दे पाएंगे, जिससे हमारा और भी प्रॉफिट होगा। जो और भी प्रॉफिट होगा, लोग और तेज़ी से खरीदेंगे,
खरीदेंगे, तो इन्होंने क्या किया, उसके जो छोटे छोटे पार्ट मंगाना स्टार्ट किया और अपने यहाँ पर इंडिया में ही उसे असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब फिर यहीं पर असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनी में सफलता की पहली न्यू इन्होंने रखी और ये न्यू जबरदस्त तरीके की साबित हुई और ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस इनका तेजी से चल पड़ा। तेजी से जैसे ही बिजनेस इनका चला, इनको थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन मिला कि चलो कुछ नहीं, कहीं से भी कोई सी सुविधा तो हमको मिली, कहीं से भी किसी भी प्रकार की हमको सुविधा तो मिली, मैं कम से कम थोड़ा सा आगे तो बढ़ा। बस इन्होंने सोचा कि बस यहीं पे इसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं, इसी फील्ड में अब अपना हमें कैरियर बनाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इनकी हेल्प कर रहा था। इन्वायरमेंट देख रहा था कि यार जो पर्यावरण है वो आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वो भी इन्वायरमेंट इनकी मदद कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी अगर मेहनत करते हो तो आपकी 100% इन्वायरमेंट आगे मदद करेगा। तो हमारी अगर आप मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो इसको शेयर कर देना, लिंक अभी कॉपी कर लो ताकि किसी न किसी का प्रॉफिट हो सके। फिर उन्होंने क्या किया, अब इनके पास सिस्टम ये था बिजनेस को विस्तार करने का। अब इनका तो बिजनेस तो जम चुका था, ये फील्ड में आ चुके थे, अब इनको बिजनेस को बड़ा करना था, एक्सपैंड करना था, जंप लगाना था। तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस का विस्तार करने के लिए इन्होंने 1990 में इन्होंने क्या किया, फैक्स मशीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, कार्डलेस फोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और अन्य उपकरणों का इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। और इसका नाम, जो ब्रांड नेम रखा, वो बीटीएल रखा। अच्छा, सुनील मित्तल जी ने इसका बीटीएल नाम इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पे इस नाम का कोई भी ब्रांड मार्केट में नहीं था, तो इन्होंने सोच समझ के एक जबरदस्त तरीके का ब्रांड नेम रखा ताकि इसका कोई भी कॉपी ना कर सके और हमारा ब्रांड नेम सिर्फ हमारा ही रहे। ये दशक 90 की दशक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोग इसे भर भर के खरीदना स्टार्ट कर दिए क्योंकि इंडिया में पहला लॉन्च था, पहले ये विक्रेता थे, पहले टाइम इन्होंने लॉन्च किया था। विदेशों से संपर्क किया, विदेशों से डायरेक्ट अपने नाम पर मंगाया और अपना प्रोडक्ट बनाकर इन्होंने मार्केट में, इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिया। धूम मच गई, चारों तरफ जो है बिकना शुरू हो गया और इनका नाम 90 की दशक में फेमस हो गया। अब इनका जब नाम फेमस हुआ, उसी टाइम गवर्नमेंट्स ने एक जो है अनाउंसमेंट किया। वो क्या किया, मोबाइल नेटवर्क लाइसेंसेस का, कि भैया जो आदमी मोबाइल नेटवर्क लाइसेंसेस लेना चाहता है वो प्लीज मेरे साथ आ जाए। अब यहां पर सबसे बड़ी खेल यहां पर स्टार्ट होती, इन्होंने यहां पर अपने दिमाग का फिर यूज किया। तो मोबाइल नेटवर्क का जो ये सन 1992 का किस्सा था, इसमें ये गवर्नमेंट ने एक सिस्टम ये रखा, एक टर्म एंड कंडीशन रखी कि जो भी इसका सर्टिफिकेट लाइसेंसेस जो लेगा उसके पास कम से कम जो है 3 से 5 साल का, 2 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए, उसी को गवर्नमेंट लाइसेंसेस देगी ताकि अच्छी तरीके से वो काम कर सके। अब इनके पास तो जो अनुभव था नहीं क्योंकि ये इस फील्ड में थे नहीं, अपने यहाँ इस फील्ड में जो है काम नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अपने दिमाग का यूज किया और इन्होंने क्या किया, तुरंत ही इन्होंने विदेशी कंपनी को, फ्रांस की कंपनी को जो बिनवेडी थी, उसको अपने बिजनेस में अप्लाई किया और उससे पार्टनरशिप करके उसके नाम पर इन्होंने क्या किया, नेटवर्क का जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया, नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी अपने नाम पर करवा लिया और उसका लाइसेंस ले लिया। अब वो लाइसेंस तो इनको मिल गया, नेटवर्क लाइसेंस मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनको कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। तो वो कंपनी जो है, वो कंपनी इनका टेक्निकल सपोर्ट कर रही थी, इनका पैसे के साथ हेल्प कर रही थी और ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर इन्होंने जो है फिर अपने बिजनेस में दिमाग लगाया और फिर इन्होंने जो है भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड की इन्होंने स्थापना कर दी। स्पैन 1995 भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड यानी BCL को इन्होंने स्थापित किया और 1997 में इन्होंने जो है एयरटेल को एक ब्रांड की तरीके से मार्केट में लॉन्च कर दिया। यानी एयरटेल को एक ब्रांड की तरीके से इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया और जैसे ही मार्केट में लॉन्च किया, क्योंकि नेटवर्क इनके पास आ चुका था, भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड प्रेजेंट टाइम में इन्होंने नेटवर्क ले लिया था, नेटवर्क पे छोटे छोटे सस्ते प्लान लोगों को देना स्टार्ट कर दिया था। फिर वहां से क्या 1997 इन्होंने अपना ब्रांड, खुद का नेटवर्क जो है एयरटेल लॉन्च किया। अब एयरटेल लॉन्च करने के बाद अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही थी कि जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट,
अब प्रॉब्लम यहाँ पर यार, नेटवर्क तो हो गया, इन्होंने अपना सिस्टम भी लॉन्च कर दिया, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। अब बिजनेस कोई सा भी हो, बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने फिर अपने दिमाग का यूज किया, दौड़ना शुरू कर दिया। जो मार्केट में जितने भी मोटे मोटे लोग, तगड़े तगड़े लोग थे, जिनके पास पैसा था, भरा पड़ा था, उनके पास दौड़ना स्टार्ट किया कि भाई तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ। कोई तैयार नहीं हो रहा था कि साथ में आऊं, लेकिन ये डिमोटिवेट नहीं हुई, लगातार लगे रहे लगे रहे लगे रहे। ये चीज मैं बता दूं, जो करता है अभ्यास वही आगे निकलता है। ये अभ्यास करते करते इनको दो लोग मिल गए, नोकिया कंपनी, नोकिया मिली और एरिक्सन मिली। ये दोनों कंपनी 1997 से लेकर 2000 तक जो है इनको आगे बढ़ने में इनको बहुत तेजी से हेल्प किया। उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपने टेक्निकल सपोर्ट दिया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, और इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों की कंपनी की हेल्प से इन्होंने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इनके जब पैसे आने लगे, तो आदमी के पास पैसे आने लगते हैं, यानी कि जब उसके खर्चे पूरे होने लगते हैं, सोचता आदमी कि चलो कुछ भला भी कर देते हैं। इन्होंने भला करने के लिए भारतीय फाउंडेशन की स्थापना की 2000 में, जहां पर गरीब भूखे लोगों को, गाँव के लोगों को ये हेल्प करते थे, मदद करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यार यहां तक तो आ गए हैं, चलो अब चलते हैं विदेशों में। इंडिया में तो हम हो ही गए हैं, अब ऐसा करते हैं विदेश में चलते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं। अब ये दिमाग लगाने लगे कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो विदेशों में हम पहुंच जाएं और हमारा परचम विदेशों में लहराए। दुनिया का पहला आदमी था जो एयरटेल सेल्यूलर इंडिया का लिमिटेड, यानी इंडिया का एक ऐसा आदमी जो अपना काम विदेश में स्टार्ट करने जा रहा है, वो भी नेटवर्किंग का। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए 2010 में अफ्रीका की एक टेलीकॉम कंपनी जेन टेक्नोलॉजी, जो प्रेजेंट टाइम में सेल होने वाली थी, इसको उन्होंने क्या किया, $10.7 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया और वहां पर अपना झंडा गाड़ने लगे। वहां के जो लोग थे उनको इन्होंने क्या किया, जो है सस्ते दामों पर, अफोर्डेबल प्राइस पर ऐसा प्राइस रखा जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास आदमी जो है उसे खरीद सके, उसके एक्वायर कर सके। और वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना झंडा गाड़ दिया, और देखते ही देखते वहां पर ये जो है छाने लगे। अब वहां पर तो छाने लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई। गवर्नमेंट ने देखा कि यार इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना हम अपना एक बीएसएनएल सर्विस स्टार्ट कर दें, अपनी सर्विस हम स्टार्ट कर दें मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने एक बीएसएनएल सर्विस खुद की जो है स्थापित कर दिया। बीएसएनएल सर्विस जो गवर्नमेंट की खुद की सर्विस हो, उसके पास पैसे की कमी कहाँ होगी, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे थे, लोग उस पर भरोसा करते, सस्ते सस्ते प्राइस में जो है प्लान दे रहा था मार्केट में। जो जैसे बीएसएनएल ने अपना सिम स्थापित किया, दूर दूर लोगों तक, जहां तक चिट्ठी पत्री नहीं पहुंच पा रही थी, वहां तक उसने नेटवर्क पहुंचा दिया। लोगों के पास फोन पहुंच गया, लोग कॉल करने लगे, बातचीत करने लगे, सस्ते से सस्ता प्लान देने लगे, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग सब कुछ तेजी से होने लगी। इनका जो है बिजनेस पड़ने लगा डाउन। इन्होंने अपने दिमाग लगाया कि यार ये जो है अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे तो हमको पीछे छोड़ रहा है, ये आज तो आगे निकलते जा रहा है। इन्होंने अपने दिमाग का यूज किया और भी कंपनियों के साथ बैठक की और कहा ऐसा करते हम हाई स्पीड नेट डेटा का यूज करेंगे, हाई स्पीड डेटा लेकर के आएंगे। सबसे पहले इंडिया में इन्होंने 4G स्पीड की जो है लॉन्च कर दिया, और जैसे ही 4G स्पीड लॉन्च हुआ, अब क्या था, थोड़े ही दिन बाद धीरे धीरे बीएसएनएल डाउन होने लगा, क्योंकि बीएसएनएल जो है इतनी तेजी से बढ़ नहीं सका, क्योंकि वो सरकारी था और ये प्राइवेट थे। इन्होंने बड़ी तेजी से अपने आप को इंप्रूव किया और 4G ला दिया, जिसकी वजह से जो है भारी मात्रा में इनका कस्टमर बेस बन गया। और जो प्रेजेंट टाइम में बीएसएनएल था, उसके पास एक लिमिटेड जो है सर्कल था, और तेजी से सस्ता प्लान होने की वजह से जो है सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बीएसएनएल के बढ़े, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो जा रही, कॉल क्रैक हो रही थी, कॉल लग नहीं रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अपनी नेटवर्किंग सर्विस को इंप्रूव किया, जिसकी वजह से वो सारा कस्टमर फिर इनके पास आने लगा। ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद एक और घमासान तगड़ा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा, वो था जियो। थोड़े दिन बाद जियो आ गया और जियो ने फिर से मार्केट में तबाही मचा दी। 350, 300, 350, 250 रुपए का जो प्लान मात्र 2 GB एक महीने में मिलता था, वही प्लान उसने एक महीने पर डे का लॉन्च कर दिया। फ्री में 4G डेटा, फ्री में सर्विस लो। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। ये जो है एयरटेल कंपनी बीच में डगबगाने लगी और कुछ तो कंपनियां बिकने के कगार पर आ गई। और प्रेजेंट टाइम में मैं ये बता दूं, जो है VI वोडाफोन
वोडाफोन और आइडिया दोनों एक में मर्ज हो गए, क्योंकि भाई खुद की इज्जत बतानी थी, मार्केट में रहना है तो मिलना पड़ेगा। उसी समय एयरटेल का प्राइस भी धीरे धीरे नीचे डाउन हो रहा था, जो है लोग जियो की तरफ भागते जा रहे थे, जियो की तरफ भागते जा रहे थे। फिर एयरटेल ने अपने दिमाग का यूज किया कि यार जो है हमारी जो कुछ सर्विसेज, कुछ सिम हैं जो प्रेजेंट में कुछ ऐसे सिम्स हैं जो हमारा नेटवर्क गलत तरीके से यूज करें, मतलब वो सिम लोग यूज नहीं कर रहे, उनके पास जो है उसमें रिचार्ज नहीं है, सिर्फ सिम डाल के बैठे हैं और काम कर रहे हैं, हमारा फालतू में वहां पर जो है टाइम, हमारा नेटवर्क जो है, नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पर जा रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। इन्होंने क्या किया, जो अनयूज्ड सिम थे उन्हें ब्लॉक किया, और जैसे ऐसा किया इनके पास और तेजी से सब्सक्राइबर बेस बढ़ा, और देखते देखते जियो कोई भी बीट कर गया, नहीं जियो से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस इनके पास हो गया। और इन्होंने अपने आप को स्पैन करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है सेटअप बॉक्स की स्थापना कर दी, जो फाइबर की स्थापना कर दी, और कई सारे प्रोडक्ट उन्होंने जल्दी से जल्दी लॉन्च किए, जिसकी वजह से मार्केट में इनका विश्वास बन गया और ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉफिट कमाने लगे। तो आशा करता हूं आप समझ पाओगे किस तरीके से इन्होंने अपने आप को सेट किया, कैसे लोगों से लड़े और किस तरीके से कंपटीशन बीट किया, बहुत सारे समस्या से जूझे, किस तरीके से लोगों से मिले, और कैसे इन्होंने बिना पैसे लगा इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, दूसरे के पैसे पे इन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया, अपना सिर्फ दिमाग का यूज किया। तो आप भी ऐसे ही आइडियाज हमारे चैनल पे सिर्फ आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और अगला वीडियो फिर से धमाकेदार आएगा। सो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए जाए नमस्कार।